वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अध्याय 331 अनुरोध। यह एक दिन भी नहीं रहा है और आप पहले से ही मुझे आपके लिए समय का कमरा खोलने के लिए कह रहे हैं। जेमिनी ने मामूली नाराजगी के साथ पूछा, ईदान को देखते हुए। हाँ, ईदान ने एक आह के साथ पुष्टि की। ईदान ने जेमिनी को संबोधित करने से पहले सभी लोग मंदिर वापस चले गए और अरबेल की सफलता का जश्न मनाने के लिए बैठ गए। हर कोई उच्च आत्माओं में था। अरबेल की सफलता के अलावा लगभग सभी ने आत्मा रूपों के लिए अपने रास्तों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। केवल हीरो ही उत्सव में शामिल नहीं हुआ। जब वह मंदिर लौटी तो वह तुरंत उसे सौंपे गए कमरे में गई और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। लुसिंडा शुरू में उसका अनुसरण करना चाहती थी, लेकिन फिर इसके बारे में सोचने के बाद उसने दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए रहने और उत्सव में भाग लेने का फैसला किया, विशेष रूप से अरबेल। खुद को सभी बर्फ पिघलने की प्रतीक्षा किए बिना बर्फ आत्मा के रूप में अपने परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए जल्दबाजी की। अरबेल एक अजीब असुविधा महसूस करने लगी और यह पता नहीं लगा सका कि यह क्या था। लेकिन जितनी देर तक उसने अपना परिवर्तन जारी रखा, उतना ही स्पष्ट रूप से वह इसे महसूस करने लगी। और समय के साथ वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसका आत्मा रूप उसके जीवन बल पर खिलाने लगा और उसके परिवर्तन को दूर करने के लिए जल्दबाजी की अपने मानव रूप में लौट आया। जब उन्होंने अभी जश्न मनाना शुरू किया था तो ईदान ने जेमिनी को उसे एक टाइम रूम प्रदान करने के लिए कहा था। वह समझ गया कि सिस्टम से कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें आवंटित समय लिम्बो और उनकी दुनिया के बीच समय के अंतर के कारण तेजी से कम हो रहा था। मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब तक कि कुछ गंभीर और जरूरी नहीं होता है, जेमिनी ने उसे याद दिलाया, जैसे कि उसके शब्दों पर जोर देते हुए। फिर आह भरते हुए उसने पूछा, तो क्या हुआ और आपको टाइम रूम की आवश्यकता क्यों है? जेमिनी को पहले से ही ईदान और अरबेल के पात्रों का एक मोटा विचार था। वह जानती थी कि अगर उनके पास ऐसा करने का अच्छा कारण नहीं होता तो वे उससे मदद नहीं मांगते। बात है, ईदान ने जेमिनी को यह बताने का फैसला किया कि उनकी पिछली यात्रा के बाद उनके साथ क्या हुआ। ईदान को उन्हें संक्षेप में बताने में देर नहीं लगी कि उनके साथ क्या हुआ था। अरबेल ने यह भी कहा उसके हिस्से के लिए वह क्या कर रही थी, जबकि वे दोनों अलग हो गए थे और अपने कार्यों में व्यस्त थे। दिलचस्प, जेमिनी ने कहा और दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि ईदान और अरबेल दूसरी दुनिया के बाहरी लोग थे और अब वे दूसरी दुनिया के अन्य बाहरी लोगों के साथ सामना कर रहे थे, लेकिन अपनी ही दुनिया में। कुछ समय पहले तक जेमिनी और बाकी जूनोनिया दुनिया ने केवल अन्य दुनिया के अस्तित्व के बारे में किंवदंतियों को सुना था। लेकिन इस जोड़े से मिलने के बाद थोड़े समय में उन्होंने न केवल उस दुनिया के बारे में सीखा जहां से ईदान और अरबेल आए थे, बल्कि एक और दुनिया के बारे में भी जो युगल की दुनिया का सामना करना पड़ा था। क्या आपने अभी उल्लेख किया है कि दूसरी दुनिया अंधेरे और प्रकाश की एक अपूर्ण दुनिया है? सिएरा, एक डार्क वाल्किरी डार्कनेस के तत्व से निकटता से जुड़ा हुआ है, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें रुचि रखता है, जैसा कि लुसिंडा लाइट वाल्किरी था। तो आपके शरीर पर अंधेरे के तत्व के वे अजीब शिलालेख उस प्राणी के कारण दिखाई दिए जिसके साथ आपने बाहरी लोगों में से एक को मारने के बाद एक तथाकथित सहजीवी संबंध स्थापित किया था। सिएरा ने अराबेल से पूछा और अरब ने सिर हिलाया, उसके शब्दों की पुष्टि की। सिएरा, जिसे अरबेल की पुष्टि मिली, इस प्राणी में गहरी रुचि ली। तो आपने जो कहा उससे आप दोनों दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, जिसे आपने इसे कहा अंधेरे और प्रकाश की अपूर्ण दुनिया, उन लोगों को बचाने के लिए जो दूसरी तरफ अपहरण कर लिया गया था, है ना? एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मिलिका से पूछा। हाँ मास्टर, ईदान और अरबेल ने एक ही समय में पुष्टि की। अपने छोटे शिष्यों के शब्दों को सुनकर मिलिका की मुट्ठी ने उन्हें अपनी लापरवाही से थोड़ा तर्क देने के लिए उकसाया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके और आह भरी। मैं समझता हूं कि आप किसके खिलाफ हैं, लेकिन टाइम कैमरा का इससे क्या लेना देना है? जेमिनी ने ईदान से पूछा। जेमिनी के सवाल को सुनकर ईदान ने अरबेल को देखा, जिसने जवाब में उस पर सिर हिलाया। जैसा कि हमें पता चला, अगर हम अपनी दुनिया के 3 दिनों के भीतर अपहरणकर्ताओं को नहीं बचाते हैं तो बाद में बचाने के लिए कोई नहीं बचा होगा। ईदान ने पहले जानकारी साझा करने का फैसला करते हुए कहा कि वह जेमिनी और अन्य के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। एर्जा के साथ मुठभेड़ ने हमें स्पष्ट कर दिया कि उस दुनिया में डायमंड रैंक वाले प्राणी हैं
और शायद इससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। नतीजतन हम दोनों ने महसूस किया कि केवल एक गोल्डन रैंक के साथ वहां जाना आत्महत्या के समान है। सभी ने सिर हिलाया, दंपति के निष्कर्षों से सहमत थे। इसे ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि कम समय में अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जाए। दुर्भाग्य से हमारी दुनिया की सीमाओं के कारण हम वर्तमान गोल्डन रैंक से ऊपर अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। ईदान ने दूसरों को अपनी दुनिया की खासियत के बारे में खुलकर बताया। वह समझ गया कि उसने अपनी कहानी के दौरान पहले ही इसका उल्लेख कर लिया था, इसलिए उसने सच्चाई को छिपाने का कोई मतलब नहीं देखा। और यही हम करने के लिए आया है। ईदान ने रुका, सभी को चारों ओर देखा और अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए कबूल किया, हमने एक नई रक्त रेखा को अनलॉक करने का फैसला किया है। मंदिर में सन्नाटा था, अंदर हर कोई जम गया। ईदान के शब्दों से दंग रह गया। दुनिया के बारे में उनकी समझ को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि ईदान का क्या मतलब है जब उन्होंने दूसरी रक्त रेखा को अनलॉक करने के अपने फैसले के बारे में बात की थी। मिलिका, जेमिनी, सियरा और लुसिंडा, हालांकि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ईदान और अरबेल के पास 2 रक्त रेखाएं थीं और उनके बीच स्विच करने की उनकी क्षमता थी, फिर भी एक और रक्त रेखा को अनब्लॉक करने के बारे में इस तरह के अप्रत्याशित बयान को सुनकर हैरान थे। क्या आपने अभी क्या कहा? सियरा से पूछा, अभी भी विश्वास करने में असमर्थ है कि उसने क्या सुना था। आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास 2 रक्त रेखाएं हैं, ईदान ने कहा, और सभी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मूल रूप से हम सिर्फ सामान्य लोग थे जिनके पास न तो अल्फा ऑफ फायर की रक्त रेखा थी और न ही आइस वाल्किरी की रक्त रेखा थी। सियरा और लुसिंडा इस स्वीकारोक्ति को सुनकर बहुत हैरान थे। उन्होंने दूसरों को देखा और देखा कि मिलिका, यूलालिया और जेमिनी ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। क्या आप इस बारे में जानते हैं? सियरा ने मिलिका से पूछा। हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तो वे सामान्य लोग थे, मिलिका ने जवाब दिया, और फिर उस जानकारी को साझा किया जो वह और यूलालिया को पता था। उन्होंने उसुरिया शहर में मेरी सुरक्षा के दौरान अपनी रक्त रेखाओं का अधिग्रहण किया। जेमिनी, ईदान और अरबेल का अवलोकन करते हुए जब वे पहली बार डोपेलगैंगर्स के जंगल में दिखाई दिए, ने देखा कि दोनों रक्त रेखा के किसी भी संकेत के बिना सरल लोग थे। ये तब तक नहीं था जब तक उसने निषिद्ध क्षेत्र पर फिर से विचार नहीं किया कि उसने महत्वपूर्ण परिवर्तनों की खोज की। तथ्य यह है कि हमारे पास एक अनूठी क्षमता है, एक बार में कई रक्त रेखाओं को अनलॉक करने और उपयोग करने की क्षमता। ईदान ने सभी विवरणों का खुलासा किए बिना, लेकिन केवल सिस्टम के अस्तित्व पर संकेत दिया। और हमने दूसरी रक्त रेखा को सक्रिय करने का निर्णय क्यों लिया? इसका कारण यह है कि यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है तो नई ब्लडलाइन की रैंक हमारे वर्तमान रैंक से एक रैंक अधिक होगी। क्या आप कह रहे हैं कि यदि आप एक नई रक्त रेखा को अनलॉक करते हैं तो इसकी रैंक गोल्डन के बजाय प्लेटिनम होगी? मिलिका ने पूछा, और बाकी सभी एक ही सवाल पूछना चाहते थे। हाँ, ये सही है, ईदान ने पुष्टि की, फिर 2 कल्पित बौने की ओर रुख किया। मास्टर और यूलालिया, आप पहले ही ब्लडलाइन को अनलॉक करने का हमारा पहला अनुभव देख चुके हैं। फिर हमें पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 1 महीने का समय लगा। बेशक हमें याद है, यूलालिया ने पुष्टि की, और मिलिका ने सिर हिलाया। दूसरी ब्लडलाइन को अनलॉक करने में भी समय लगेगा। पहली बार की तुलना में इस बार हमें पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 7 दिनों की आवश्यकता है, ईदान ने साझा किया। फिर जेमिनी को देखा। अगर हम अपनी दुनिया में गिनती करते हैं तो हमारे पास 3 दिन से भी कम समय बचा है, और लिम्बो में लगभग 1 दिन। और हमें रक्त रेखा को अनलॉक करने के लिए कम से कम 7 दिनों की आवश्यकता है। यही कारण है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको समय कक्ष में जाने दूं, जेमिनी ने कहा, अब ये समझते हुए कि ईदान ने उसे क्यों संबोधित किया था। आप किस ब्लडलाइन को अनलॉक करना चाहेंगे? यूलिया ने अपने 2 छोटे साथियों को रुचि के साथ देखते हुए पूछा। वह ये पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि उन्होंने इस बार कौन सी दौड़ चुनी थी। अध्याय 332। ओह, आप बहुत जिद्दी हैं। क्या आप अभी भी मुझे यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपने कौन सी ब्लडलाइन चुनी है? अरबेल ने लगातार ईदान से पूछा, समय कमरे के अंदर होने के नाते। और तुम, आपने कौन सी रक्त रेखा चुनी? बदले में, ईदान ने पूछा, गिनती खोने के बाद एक बार फिर उससे जवाब पाने की कोशिश कर रहा था। वह बस उसे धूर्तता से मुस्कुराया। क्या आपको एहसास है कि आपने मास्टर और दूसरों को सब कुछ छिपाकर और उन्हें जवाब नहीं देकर परेशान किया है? केवल मैं ही क्यों? और तुम, आपने उन्हें यह नहीं बताया कि आपने किस ब्लडलाइन को चुनने का फैसला किया, क्या आपने? ईदान क्रोधित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मूल रूप से दूसरी ब्लडलाइन को अनलॉक करने की योजना नहीं बनाई थी।
अगर जेमिनी ने रिजी की देखभाल नहीं की होती और मांगी कि मैं दूसरी ब्लड लाइन को भी अनलॉक करूं, तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, अरेबेल ने जवाब दिया। क्या आप कर रहे हैं? जेमिनी ने ईदान और अरबेल को देखते हुए पूछा, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे से कौन सी रक्त रेखा चुनी थी। जेमिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से प्रत्येक ने रक्त रेखा के बारे में जानकारी का खुलासा करने से इतना इनकार क्यों किया। आखिरकार जैसे ही वे खत्म करेंगे, वे वैसे भी पता लगा लेंगे। लेकिन नहीं, इन दोनों ने इसमें से एक शो बनाने का फैसला किया। जोड़े को देखकर थककर जेमिनी ने अपनी टकटकी को दूसरे कमरे में बदल दिया, जहां एक काले बालों वाला बच्चा एक छोटे से पालना में शांति से सो रहा था। बस पर्याप्त था, वह दूसरों के ध्यान से थक गई, थोड़ी सी पेटिंग के बाद सो गई। मैंने नहीं सोचा था कि ईदान के खून के अलावा बच्चा भी अरब का खून पीने में सक्षम होगा, जेमिनी ने कहा, हाल के आश्चर्य को याद करते हुए, जिसने उसे और अन्य लोगों को पकड़ लिया था जब उन्होंने देखा कि अरबेल उसे अपने खून से उसके खून से दूध पिलाते हुए एक विस्तृत मुस्कान के साथ उसकी बाहों में रिजी पकड़े हुए। हर कोई समझता था कि यहाँ की तुलना में युगल की दुनिया में समय बहुत तेजी से गुजरता है, लेकिन उनके लिए बहुत कम समय बीत चुका है। जिसने शुरू में बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और स्पष्ट रूप से उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, बहुत कम समय में लगभग एक प्यार करने वाली मां में बदल गया। जिस कमरे में रिजी सो रही थी, उस कमरे में लिम्बो की तुलना में उसकी भूख को संतुष्ट करने के बाद समय अधिक धीरे धीरे बीत गया। उसी समय उस कमरे में जहां ईदान और अरबेल थे, ये जुनूनिया पर समय की तुलना में 5 बार तेज हो गया। इसने ईदान और अरबेल को रिजी को खिलाने की लगातार देखभाल करने से बचाया। नतीजतन न केवल मिलिका और सियरा, बल्कि खुद जेमिनी के आग्रह पर अरबेल ने भी अपने रक्त रेखा को अनलॉक करने का फैसला किया। वे सभी जोड़े के बारे में चिंतित थे और चाहते थे कि उनके पास दूसरी दुनिया की यात्रा करते समय जीवित रहने का एक बेहतर मौका हो। ऐसा करने के लिए ईदान की तरह अरबेल को अपनी दूसरी रक्त रेखा को अनलॉक करने की आवश्यकता थी। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि अरबेल इस अवसर को याद करे जो इतनी अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया था। ओह, तुम बहुत जिद्दी हो, एक नाराज नजर के साथ अरबरे उस कमरे की ओर चली गई जहां उसने अपने लिए जगह बनाई थी। कमरे के दूसरे छोर पर ईदान को अकेला छोड़ दिया। हाँ, ईदान सिर्फ अपने शरारत पर हंसे, उसे यह नहीं बताने के लिए दृढ़ संकल्पित किया कि उसने कौन सी रक्त रेखा को चुना है। कुछ दूरी पर चलने के बाद अरबेल का नाराज चेहरा उसके सामान्य में बदल गया और उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी सीट पर पहुंचने के बाद दूसरों के साथ हाल की बातचीत को याद करते हुए बैठ गया। जुनोनिया में कौन सी दौड़ मौजूद है? सियरा ने पूछा कि जब ईदान और अरबेल ने ये सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें यूलालिया के सवाल का जवाब नहीं पता था। ओह, हम कल्पित बोने, ड्रैगन, अल्फाज, वाल्कीरी, पिशाच और जानवरों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। अरेबेल ने जुनोनिया की दुनिया में एक एक करके रहने वाली दौड़ को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या अल्फा और वाल्कीरी जैसी अन्य दौड़ हैं जिनके बारे में हमें अपनी पसंद बनाने से पहले पता नहीं है, ईदान ने जारी रखा, अरबेल के शब्दों को जोड़ते हुए। लुसिंडा ने लगभग कहा, न केवल आपके पास कई रक्त रेखाओं के मालिक होने की क्षमता है, बल्कि आप ये भी चुन सकते हैं कि कौन सा अनलॉक करना है। ईदान और अरबेल ने नजरों का आदान प्रदान किया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। हाँ, ये है, अरब ने पुष्टि की। मंदिर में खामोशी लौट आए। तो आपने अपने अल्फा ऑफ फायर और आइस वाल्कीरी को खुद को चुना? सियरा ने पूछा, ये सुनने के बाद थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा है। अरबेल के बारे में उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। नहीं, हमने अपनी पहली रक्त रेखा नहीं चुनी, लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास कौन से होंगे। ईदान को पता था कि उनकी पहली ब्लडलाइन अल्फा ब्लडलाइन होगी और मुझे पता था कि मेरे पास वाल्कीरी ब्लडलाइन होगी। हालांकि हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम बाद में अल्फा ऑफ फायर और आइस वाल्कीरी की रक्त रेखाओं को अनलॉक करेंगे। अरबेल सियरा के लुक को देखकर गलतफहमी से बचने के लिए स्थिति की व्याख्या करने के लिए जल्दबाजी की। जुनोनिया में कई दौड़ हैं, यह उन सभी का नाम नहीं दे सकता है, मिलिका ने कहा। इसके अलावा आपके पास जो रक्त रेखाएं हैं, अल्फास और वाल्कीरी सबसे मजबूत में से हैं। अब जब हम आपकी अद्भुत क्षमता के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी दौड़ चुनने की सलाह दूंगा जो आपके दूसरे तत्व से मेल खाती है और बढ़ाती है। जब ईदान और अरबेल ने ये सुना, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिलिका सही थी। मिलिका सही है, आपको एक दौड़ का चयन करना चाहिए जो आपको अपने अतिरिक्त तत्वों को अनलॉक करने में मदद करेगी। जेमिनी ने उससे सहमति व्यक्त की।
अराबेल, आपको एक ऐसी दौड़ चुनने की जरूरत है जो अंधेरे के तत्व के साथ या पानी के तत्व के साथ आपकी आत्मीयता को बढ़ा सके। अबीर ने जेमिनी की सलाह पर सिर हिलाया। और आपको ईदान एक दौड़ का चयन करना चाहिए जो प्रकाश के तत्व के लिए आपकी आत्मीयता को बढ़ाएगा, मिलिका ने ईदान को संबोधित किया। क्या ईदान में प्रकाश के तत्व के लिए एक आत्मीयता है? जब उसने ये सुना तो लुसिंडा को आश्चर्यचकित किया। वह ये जानकर चकित थी कि इस आदमी के पास उसके जैसा ही तत्व था। उसकी टकटकी तुरंत ईदान की ओर मुड़ गई और उसने उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसका परीक्षण करने के लिए उसकी आत्मा शक्ति का उपयोग किया। हालांकि एक और मजबूत आत्मा बल ने उसे रोक दिया। हैरान, लुसिंडा ने मुड़कर सियरा की टकटकी से मुलाकात की जो उसे एक विस्तृत मुस्कान के साथ देख रही थी जिसने लगातार लुसिंडा को नाराज कर दिया। लुसिंडा नाराज हो गया और पूछना चाहता था कि उसने उसे क्यों बाधित किया था, लेकिन उसने तुरंत किसी से आने वाली अचानक धमकी महसूस की। घूमते हुए वह अरबेल के शत्रुतापूर्ण टकटकी से मिली। तुम हिम्मत मत करो, अरबरेई बढ़ गया, वह मेरा है। लुसिंडा उनके बीच शत्रुता को देखकर दंग रह गई। जबकि सियरा और अन्य मुश्किल से अपनी हंसी को नियंत्रित कर सकते थे, अरबेल के पहले से ही अभ्यस्त स्वामित्व वाले व्यवहार और उसकी ईर्ष्या को देखते हुए अरबेल को शांत होने में थोड़ा समय लगा और बातचीत फिर से शुरू हो गई। उस समय रिजी प्यासा हो गया और ईदान को उसे बुलाना पड़ा। अरबेल ने तुरंत पहल की और ईदान से अनुमति मांगने के बाद वह बन गया जिसने रिजी को फिर से खिलाया। अरबेल के कृत्य ने उपस्थित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि दंपति फिर से प्रसिद्ध नियम तोड़ देंगे। उन्होंने एक मुस्कान के साथ देखा क्योंकि अरबेल ने रिजी को अपना खून खिलाया और उसने इसे बहुत खुशी के साथ पी लिया। भोजन के दौरान अरबेल के फैसले के बारे में जानने के बाद जेमिनी ने बच्चे की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। अन्य लोगों ने उसे ईदान में भी शामिल होने के लिए राजी किया, ये देखते हुए कि जेमिनिया ने पहले ही समय कक्ष खोलकर जोड़े की मदद करने का निर्णय लिया है। बातचीत एक दूसरे से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे जोड़े के साथ समाप्त हुई कि उन्होंने किस वंशावली को चुना था, लेकिन उनमें से कोई भी अपने निर्णय को प्रकट नहीं करना चाहता था। अपनी रक्त रेखाओं को सफलतापूर्वक अनलॉक करने के बाद दूसरे को आश्चर्यचकित करने के लिए सब कुछ एक रहस्य रखता था। ठीक है सिस्टम, ये समय है। ब्लडलाइन फंक्शन के दूसरे स्लॉट को अनलॉक करें और एक ब्लडलाइन औषधि खरीदें, अरेबल ने मानसिक रूप से सिस्टम को संबोधित किया। होस्ट, क्या आप अपनी पसंद के बारे में निश्चित हैं? हाँ, मुझे यकीन है, अरबेल ने पुष्टि की। दूसरा ब्लडलाइन स्लॉट अनलॉक हो गया है। 500 सिस्टम अंक काटे गए। आपके द्वारा चुने गए औषधि को भंडारण में भेज दिया गया है। 300 सिस्टम अंक काटे गए थे। धन्यवाद सिस्टम, अरेबेल ने धन्यवाद दिया और फिर देखा कि कैसे उसके और ईदान का कुल सिस्टम बिंदु पहले 800 से कम हो गया और फिर एक और 800 द्वारा उसने भी इसे शुरू किया, अरेबेल ने कहा। फिर मुड़ते हुए वह ईदान की निगाहें से मिली और उस पर मुस्कुराई। शुभकामनाएं, उसने कहा। और तुम भी, बेल, ईदान ने जवाब दिया। उनमें से प्रत्येक ने भंडारण से एक रक्त रेखा की औषधि निकाली। बोतल को खोलने के बाद उन्होंने सांस ली और सांस छोड़ी जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था और सामग्री को नीचे गिरा दिया। अध्याय 333 मिथुन राशि की धारणाएं। जेमिनी ने एक ही समय में एक जोड़े को एक पोषण लेते हुए देखा। उसके बाद उन दोनों को ऊर्जा में ढके हुए थे जिससे दो अजीब कोकून बन गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जेमिनी ने कमरे से बाहर निकल गए। मिलिका, सियरा और लुसिंडा ने एक सवाल के साथ उसका अभिवादन किया। उन्होंने औषधि पी ली और एक असामान्य स्थिति में डूब गए। फिर मेरे लिए अज्ञात एक ऊर्जा ने उन्हें कवर किया। उनमें से प्रत्येक के चारों ओर एक कोकून की तरह कुछ बनाया। जेमिनी ने अपनी टिप्पणियों को साझा किया। यह शायद ब्लडलाइन ऊर्जा है। पिछली बार उन्हें उनके परिवर्तन के दौरान भी कोकून किया गया था, मिलिका ने सुझाव दिया। ब्लडलाइन एनर्जी। 2 वाल्कीरी और जेमिनी आश्चर्यचकित थे। हाँ, इस तरह इजी ने पिछली बार कोकून से आने वाली ऊर्जा का वर्णन किया था जब वह अभी भी एक आत्मा थी और निमो के अंदर थी। उपस्थित लोगों में से किसी को भी ब्लडलाइन ऊर्जा और इसकी क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वे केवल अनुमान लगा सकते थे। उनके अनुसार प्रक्रिया में लगभग 7 दिन लगते हैं और यहाँ ये केवल आधा दिन है, लुसिंडा ने कहा, अपनी रुचि को छिपाते हुए नहीं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस तरह की ब्लडलाइन को चुना? कोई सुझाव? अंधेरे और प्रकाश से जुड़ी कई दौड़ हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे यकीन है कि वे अल्फा और वाल्कीरी में नहीं रुकेंगे, मिलिका ने कहा। 2 वाल्कीरी, एक अंधेरा और एक प्रकाश, उसे देखा। मेरे पास आप दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इतनी अद्भुत क्षमता है तो वे बार बार एक ही दौड़ का चयन नहीं करेंगे। चलो अनुमान नहीं लगाते हैं और बस इंतजार करते हैं।
बस आधा दिन और हम ये पता लगाएंगे कि उन्होंने क्या विकल्प बनाया है, जैमिनी ने कहा, और सभी ने अपना ध्यान फिर से उसकी ओर मोड़ दिया। वैसे आप इतनी जल्दी सहमत क्यों हुए और उनके लिए समय का कमरा क्यों खोला? सिएरा ने पूछा। जैमिनी के व्यवहार को कुछ अजीब लगता है। दरअसल जैमिनी पहली बार में ईदान के अनुरोध से थोड़ा नाखुश थी और उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि ईदान उसे समय कक्ष क्यों खोलना चाहता था, सिएरा ने देखा कि जैमिनी अभी भी थोड़ा संकोच कर रही थी। हालांकि बातचीत के दौरान सब कुछ बदल गया। जैमिनी ने अचानक विरोध करना बंद कर दिया और शांति से सहमति व्यक्त की। ईदान और अरबेल ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो सकता है, लेकिन मिलिका, सिएरा और लुसिंडा ने तुरंत इस बदलाव पर ध्यान दिया। आप जानते हैं कि मैं मदद क्यों नहीं करना चाहता था? इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि एक निश्चित स्थान पर समय बदलने के लिए मुझे अपनी शक्तियों और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद का उपयोग करने की आवश्यकता है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिम्बो का दिमाग, उन तीनों ने इसे अपने दिमाग में कहा, तुरंत ये पहचानते हुए कि जैमिनी किसके बारे में बात कर रही थी। अगर मैं सहमत हो गया होता और समय का कमरा खोलता और यह इसके खिलाफ होता और सक्रिय रूप से विरोध किया होता तो कुछ भी काम नहीं करता। यही कारण है कि मैं तुरंत सहमत नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह किस स्थिति में ले जाएगा। आखिरकार यह अभी भी यहाँ किसी अन्य दुनिया से हमारे जोड़े की उपस्थिति से रोमांचित नहीं है। तीनों को याद आया कि इन दोनों को कैसे पकड़ने की कोशिश की गई। यदि यह मिलिका की मदद के लिए नहीं था, जिसने उन्हें अपने छात्रों के रूप में स्वीकार किया, और सिएरा के बाद के समर्थन ने अपने ट्रैक को छिपाने में, युगल शायद ही इसे बच पाए होंगे। लेकिन हमारी बातचीत के दौरान यह मेरी ओर मुड़ गया और मुझे उनके लिए समय कक्ष खोलने के लिए कहा। जैमिनी ने अचानक कबूल किया, अपने कबूलनामे के साथ सभी को आश्चर्यचकित किया। क्या यह इसके लिए पूछा? उन तीनों ने कहा, जैमिनी के शब्दों पर विश्वास करने में असमर्थ, क्योंकि वे लिम्बो के दिमाग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, यह उसका व्यक्तिगत अनुरोध था, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से इसने समय को गति देने की पहल भी की, और इसने हमें 3 गुना तेजी से त्वरण प्राप्त करने की अनुमति दी, लेकिन जूनोनिया की तुलना में 5 गुना तेज, उसने कहा। लेकिन क्यों? इसने अपना विचार क्यों बदल दिया? लुसिंडा ने पूछा, जबकि सिएरा और मिलिका विचार में गहरे थे। उन दोनों में से मिलिका का लिम्बो के दिमाग के साथ सबसे अधिक संपर्क था और पहले से ही इसे समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह उसके 2 छोटे शिष्यों के बारे में था। मेरे पास केवल धारणाएं हैं, जैमिनी ने शांति से कहा, सिएरा और मिलिका को अपने विचारों से विचलित करते हुए। अरबेल द्वारा घटना के कारण होने के बाद उनकी राय बदल गई और फिर अपने आत्मा रूप को फिर से हासिल कर लिया। मिलिका, सिएरा और लुसिंडा यह नहीं समझ सके कि कैसे अरब के कार्यों का लिम्बो के दिमाग के रूप में इस तरह के शक्तिशाली होने की राय पर इतना प्रभाव पड़ सकता है। मैं ईदान के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसने अपनी दुनिया में रहते हुए अपना आत्मा रूप हासिल कर लिया और यहाँ लौटने के बाद उसने इसका उपयोग नहीं किया। ये केवल हमारे बीच चर्चा की गई थी और हम एक घूंघट के नीचे थे जिसने हमें ईव्सड्रॉपिंग से बचाया। इसलिए यह ईदान के आत्मा रूप के अस्तित्व से अनजान था। हालांकि अरबेल ने जो कारण बनाया था वह किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र, हालांकि यह मेरा क्षेत्र है, इसमें भी क्षेत्र में है। क्या आप कह रहे हैं कि जब ये हमारे जोड़े के आत्मा रूप के बारे में पता चला तो उसकी राय बदल गई? सिएरा ने जैमिनी के संकेत लेते हुए पूछा। हाँ, ठीक यही मेरा मतलब था, जैमिनी ने पुष्टि की। फिर 3 सुंदर महिलाओं को देखते हुए उसने पूछा, अब मुझे बताओ, आप वास्तव में आत्मा रूप के बारे में क्या जानते हैं? ये केवल तभी था जब जैमिनी ने यह सवाल पूछा कि उनमें से तीनों ने एक साथ सदमे और अविश्वास महसूस किया। उन सभी ने आत्मा के रूप के बारे में सुना था और इसे खोजने का सपना देखा था। उन्हें अफवाहों के बारे में भी पता था कि जो कोई भी इसे ढूंढ सकता है वह दुनिया के साथ ही घनिष्ठ संबंध प्राप्त करेगा। वे जानते थे कि जूनोनिया के सभी प्राणी आत्मा के रूप को ले सकते हैं। उन्हें अन्य दुनिया में इस तरह की चीज के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। हालांकि तथ्य यह है कि अरबेल एक घटना का कारण बनने और आत्मा के रूप को लेने में सक्षम था, जबकि दूसरी दुनिया में पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी अपनी दुनिया इसके खिलाफ नहीं थी। जूनोनिया की इच्छा ने अपनी सहमति दे दी है। ये जोड़े के अस्तित्व के बारे में जानता है और उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखता है, जैमिनी ने अपनी धारणा साझा की। और लिम्बो के दिमाग को इसके बारे में पता चला और उन्हें खतरे के रूप में समझना बंद कर दिया। आखिरकार जूनोनिया की बहुत इच्छा, एक अस्तित्व जो अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण है, ने जोड़े को खतरे के रूप में नहीं देखा। इसके विपरीत किसी कारण से ये आत्मा रूप प्राप्त करने में अपनी मंजूरी देकर उनकी मदद करता है। उन तीनों को विचार में छोड़कर जैमिनी मंदिर में अपने कर्तव्यों के लिए लौट आए। जैसा कि वादा किया गया था, उसने समय समय पर जोड़े और बच्चे रिजी की जांच की। आधे दिन बाद लिम्बो में मंदिर के सभी निवासी नायक को छोड़कर जोड़े की उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके जैसे प्राणियों के लिए प्रतीक्षा के अंतिम कुछ मिनट अनंत रूप से लंबे लग रहे थे।
अचानक उन्होंने एक बहरी दहाड़ सुनी और ऊपर देखते हुए दो उज्ज्वल किरणों को निश्चित क्षेत्र के केंद्र से आकाश में शूटिंग करते देखा, जहां चैम्बर स्थित था, एक सफेद और दूसरा अंधेरा। इस अप्रत्याशित घटना का मतलब था कि समय समाप्त हो गया था और ईदान और अरबेल अंततः अपने कोकून से बाहर थे। अध्याय 334 प्रकाश का अस्तित्व। डोपेलगैंगर्स के जंगल के निषिद्ध क्षेत्र के केंद्र से आकाश में उच्च शॉर्ट प्रकाश के दो बीम इसकी सीमाओं से बहुत आगे दिखाई दे रहे थे। जेमिनी कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़े दो खाली कोकून पर उत्सुकता से देखा। उसका ध्यान छत में दो बड़े छेदों की ओर आकर्षित किया गया था, जो सीधे कोकून के ऊपर स्थित था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें ठीक 7 दिन लगे। उसने फुसफुसाते हुए जोड़े की जागृति के कारण कमरे के विनाश के प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने समय के गठन को नष्ट कर दिया, जेमिनी ने नोट किया, फिर मुड़ गया और ये देखकर राहत मिली कि दूसरे कमरे में गठन बरकरार था। जेमिनी ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा और देखा कि दो चमकते हुए जीव आकाश में ऊंचे मंडरा रहे हैं। प्रकाश ईदान है और अंधेरा अरब है, जेमिनी आसानी से पहचाना जाता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सलाह सुनी और उन दौड़ों को चुना जो उनके पूरक तत्वों से मेल खाते हैं। जबकि जेमिनी सोच रही थी, उनके ऊपर आकाश में दो जीव दिखाई दिए। वे हवा में मंडराते थे, लेकिन जल्द ही तेजी से एक दूसरे से संपर्क करने लगे। जेमिनी और मंदिर के बाकी निवासियों के गहन ध्यान में दो विरोधी रोशनी टकरा गई, जिससे एक बड़े पैमाने पर विस्फोट और सदमे की लहर हो गई। टक्कर के बाद दोनों जीवों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया गया। सिएरा ने यह देखकर अपने काले पंखों को फैलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से घटनास्थल पर पहुंच गई। लुसिंडा ये भी देखते हुए जल्दी से अपने लाइट वाल्किरी रूप पर ले गया, हल्के पंखों के दो जोड़े फैलाए और उसके पीछे मिलिका और यूलालिया को अलविदा कह रहा था, जो अपनी बाहों में बच्चे एजी को पकड़ रहा था। यहाँ रहो, हम इसका ख्याल रखेंगे। सिएरा ये देखते हुए कि लुसिंडा ने उसका पीछा किया था, उसकी उड़ान की गति को थोड़ा धीमा कर दिया। आप किसे चुन रहे हैं? उसने लुसिंडा से पूछा कि जब वह आखिरकार उसके साथ पकड़ी गई। सिएरा के सवाल से लुसिंडा थोड़ा हैरान था। उसके पास अभी तक इस सवाल के बारे में सोचने का समय नहीं था और तुरंत एक नज़र डाली कि दोनों बीम फिर से कहाँ उठे और फिर से एक दूसरे की ओर दौड़े। वह प्रकाश के तत्व से भरी किरण से एक अजीब भावना और आकर्षण थी। सब कुछ तौलने के बाद लुसिंडा ने अपनी पसंद बनाई। मैं अंधेरे का चयन करता हूँ, उसने कहा, अपने स्वयं के विपरीत तत्व का चयन अंधेरा। ठीक है, फिर मैं प्रकाश पर ले जाऊंगा, सिएरा ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना प्रकाश की किरण की ओर दौड़े। प्रकाश और अंधेरे ओवरहेड के पहले टकराव के बाद जेमिनी, जो हस्तक्षेप करने वाली थी, ने सिएरा और लुसिंडा को दूरी में बढ़ते हुए देखा। उसने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया और मामले को दो वाल्किरी पर छोड़ दिया। जेमिनी खुद अब जो हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, बेबी रिजी की जांच करने गई थी। कबूम! दो विरोधी तत्वों की टक्कर से एक और विस्फोट हुआ और फिर से दोनों बीम को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया गया। सिएरा तुरंत उस दिशा में आगे बढ़ गया जहां प्रकाश के तत्व की किरण उड़ गई, जबकि लुसिंडा अंधेरे की किरण की ओर दौड़ी। ठीक है, सिएरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, प्रकाश के तत्व में कवर किए गए प्राणी के सामने दिखाई दे रहा है। उसने उसे प्रशंसा और कुछ रुचि के साथ देखा। आप बहुत अलग दिखते हैं, ईदान, सिएरा ने कहा, और जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। उसने कौन सी दौड़ चुनी? सिएरा को आश्चर्य हुआ। वह किंवदंतियों से स्वर्गदूतों की दौड़ की तरह दिखता है, लेकिन उसके सिर पर प्रभामंडल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईदान ने अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म को बरकरार रखा, लेकिन उनकी ऊंचाई 2.5 मीटर तक बढ़ गई। उनका शरीर अधिक मांसपेशियों और आकर्षक हो गया, और यहाँ तक कि सिएरा ने एक पल के लिए आकर्षण के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन जल्दी से ठीक हो गए और हंसे। ईदान के छोटे काले बाल गोरा और लंबे हो गए, उसकी कमर तक पहुंच गए। वे प्रकाश के तत्व की ऊर्जा से थोड़ा चमकते थे। ईदान के चेहरे की विशेषताएं ज्यादा नहीं बदली थीं। वह पहले से ही सुंदर था जब उसने अपनी पहली रक्त रेखा पर नियंत्रण कर लिया और आत्मा रूप पर ले लिया। कितना दिलचस्प है, सिएरा ने कहा, प्रकाश से भरे दो घूर्णन पहियों को देखते हुए, जो एक अनंत संकेत की तरह कुछ बनाने के लिए संयुक्त। तो आप अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं रहे हैं? उसने पूछा, ईदान की खाली आंखों को देखते हुए। क्या परेशानी है? सिएरा ने आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चलो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, ईदान। जैसे कि ईदान ने उसके शब्दों को सुना हो, वह तुरंत सिएरा की ओर दौड़ा, उस पर हल्की ऊर्जा से बनी तलवार से हमला किया। सिएरा ने चकमा देने की कोशिश भी नहीं की, उसने सिर्फ अपने पंखों में से एक को बढ़ाया, इसे ढाल के रूप में उपयोग किया और ईदान के हमले को अचूक शांत के साथ विक्षेपित कर दिया। जब ईदान को एहसास हुआ कि उनके हमले का कोई प्रभाव नहीं था और उन्होंने अपने पंखों में अंधेरे की उपस्थिति महसूस की, तो उनका चेहरा घृणा में उलझ गया। सिएरा ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर और भी जोर से हंस दिया। क्या ये सब है? सिएरा के सवाल को सुनकर ईदान के पीछे प्रकाश के दो पहिए तेजी से घूमने लगे और एक गुनगुनाहट का उत्सर्जन करने लगे।
इसके बाद अनंत संकेत भी उच्च गति से घूमना शुरू कर दिया, जिससे ईदान के पीछे प्रकाश के तत्व का एक पूरा चक्र बन गया, जिसने एक उज्ज्वल प्रकाश का उत्सर्जन किया। सिएरा ने एक मुस्कान के साथ दृश्य देखा, ईदान को रोकने की कोशिश नहीं की। सिएरा पर एक उज्ज्वल प्रकाश गिर गया, जो इंतजार कर रहा था, अंधेरे के अपने तत्व को दबाने की कोशिश कर रहा था। प्रभावशाली, प्रभावशाली, सिएरा ने कहा। अगर मेरी छोटी बहन मेरी जगह पर थी तो आपकी यह चाल उसे प्रभावित कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझसे टकरा गए। इसे खत्म करते हैं। ऐसा लगता है कि लाइट वन थोड़ा खेलने के मूड में नहीं है। सिएरा ने देखा कि लुसिंडा की अंधेरे के साथ मुठभेड़, जो उसी समय शुरू हुई जब उसने ईदान के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, अभी समाप्त हो गया था। इन शब्दों के साथ सिएरा ने अपने तीनों जोड़े को अपने काले पंखों के तीनों जोड़े फैलाए और उन्होंने इतना अंधेरा उत्सर्जित किया कि यह जल्दी से ईदान के पीछे सकल से उत्सर्जित प्रकाश को दर्शाता है और जल्द ही उसे भी अवशोषित कर लिया। ईदान ने कराहते हुए कहा, क्या आप आखिरकार जाग गए हैं? अचानक ईदान की परिचित आवाज सुनी, अभी भी पूरी तरह से जाग नहीं रहा है सिएरा, ईदान ने कहा, उसकी आंखें खोलना और उसके सामने एक परिचित अंधेरे आकृति को देखना। क्या आप जो देखते हैं वह पसंद करते हैं? सिएरा ने पूछा। ये केवल बाद में था कि ईदान ने महसूस किया कि वह जमीन पर पड़ा था और उसका पूरा शरीर दर्द में था। सिएरा, जैसे कि उसे जकड़ना, उसकी छाती पर बैठ गया, थोड़ा आगे झुक गया और उसे सीधे आंख में देखा। नीचे झूठ बोलते हुए वह स्पष्ट रूप से सिएरा के शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था और उसके स्तनों के दृश्य का आनंद ले सकता था, जो इस कोण से बहुत अच्छा लग रहा था। हे, ईदान मुस्कुराया, आप हमेशा की तरह सुंदर हैं सिएरा, लेकिन क्या आप मुझसे उठ सकते हैं और दूर जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि बेले मुझे गलत समझे और मारे, और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से आपका बहन का रिश्ता खराब हो जाए, ईदान ने कहा, जिसमें सिएरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, उसने कहा और शांति से उठ गया, उसकी गहरी पोशाक को सीधा किया और फिर उससे दूर चला गया। धिक्कार है, ईदान ने शाप दिया, बैठने की कोशिश कर रहा था। बैठने की स्थिति लेते हुए उन्होंने अपने चारों ओर एक विशाल गड्ढा देखा और तुरंत महसूस किया कि यह उसके पतन से बना था। फिर आकाश से उतरते हुए दो आकृतियों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ईदान ने तुरंत उनमें से एक को पहचान लिया, इसमें चमकते पंखों के दो जोड़े थे। लेकिन जब उसने दूसरा अंधेरा आंकड़ा देखा तो वह विस्मय में जम गया। अध्याय 335, द डार्क स्पॉइलर। प्रकाश की अंधेरी किरण के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए आखिरकार इसके पीछे छिपे प्राणी को बाहर निकालने में सक्षम था। विशाल पंखों के साथ शिकार का एक काला पक्षी उसके सामने दिखाई दिया, जो आग की लपटों के समान चमकते हुए रंग थे। पक्षी के सिर को काले पंखों की एक शिखा से सजाया गया था और इसमें अविश्वसनीय अनुग्रह और भयानक शक्ति थी, जिसने इसे सुंदर और खतरनाक दोनों बना दिया। द फीनिक्स, लुसिंडा ने सदमे में कहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। द डार्क फीनिक्स, एक कंपकंपी ने उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे भागी। उसके सामने का पक्षी लगभग उसका प्राकृतिक दुश्मन था। द डार्क फीनिक्स, लुसिंडा की उपस्थिति को देखने और उसके द्वारा विकिरणित प्रकाश के तत्व को समझने पर उसके प्रति शत्रुता में फूट पड़ा और उसका पूरा शरीर अंधेरे लपटों में घिर गया। अराबेल, लुसिंडा ने पुकारा, अराबेल, यह मैं हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? लेकिन लुसिंडा के आश्चर्य के लिए उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह अभी भी नहीं उठा है, लुसिंडा ने टिप्पणी की, फीनिक्स की काली खाली आंखों में देखते हुए। यहाँ तक कि डायमंड रैंक वाले होने के रूप में लुसिंडा ने एक फीनिक्स के रूप में अरबेल द्वारा धमकी महसूस की, भले ही वह जानती थी कि अरबेल के पास केवल प्लेटिनम रैंक वाली शक्ति थी। सिएरा के विपरीत, जिनकी असली ताकत डायमंड रैंक से आगे निकल गई और लुसिंडा की वास्तविक ताकत से काफ़ी अलग थी, लुसिंडा सिएरा की चंचल प्रकृति को समझ सकती थी। हालांकि वह अब हंसने का मन नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने अपने सामने फीनिक्स को देखा था। वह गंभीर थी और लड़ने के लिए तैयार थी। स्वीची, फीनिक्स ने लुसिंडा में सीधे बड़ी गति से चार्ज किया, जो अंधेरे लपटों से घिरा हुआ था। लुसिंडा ने आसानी से हमले को चकमा दिया और अगले झटके की तैयारी शुरू कर दी। अरबेल, अभी भी अपने फीनिक्स रूप में, चारों ओर मुड़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से हमला किया। लुसिंडा ने अपने दो जोड़े विशाल पंखों को फैलाया और एक उज्ज्वल प्रकाश में विस्फोट किया, क्योंकि अरबेल उसके पास आया। प्रकाश ने अरबी को अंधा कर दिया और उसे पूरी तरह से ढक दिया, फीनिक्स की अंधेलियों को बिखेर दिया। उसी क्षण एक बड़ा दबाव अरब पर उतरा और कुछ उसे ऊपर से मारा, उसे आकाश से बाहर खटखटाया। डायमंड रैंक वाले प्राणी से एक शक्तिशाली झटका प्राप्त करने के बाद अरबेल एक फीनिक्स के रूप में एक दुर्घटना के साथ जमीन पर गिर गया। स्क्री, फीनिक्स का लंबा रोना आया। धूल के बादलों को लात मारते हुए अरबेल ने अपने पैरों पर संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को खोजने की कोशिश करते हुए अपनी निगाहें ऊपर की ओर तय किया, लेकिन उज्ज्वल प्रकाश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इससे पहले कि वह आकाश में वापस चढ़ पाती, जमीन से एक उज्ज्वल प्रकाश फूट गया, उसके बाद प्रकाश के तत्व से बुनी गई कई श्रृंखलाएं। उन्होंने तुरंत फीनिक्स को पिन किया, इसे उतारने से रोका।
उसके बाद आकाश से फीनिक्स पर प्रकाश की एक विशाल किरण बारिश हुई, जिससे उसके अंधेरे के तत्व को पूरी तरह से दबा दिया गया। स्क्री फीनिक्स का लंबा रोना आया, जो जल्द ही कम हो गया। जब उज्ज्वल प्रकाश साफ हो गया तो लुसिंडा ने खुद को उस स्थान से ऊपर पाया जहां अरबेल गिर गया था। उसने देखा कि उसके सामने एक पक्षी फैल गया है। स्क्री लुसिंडा ने फिर से फीनिक्स का नर्म रोना सुना। अराबेल, उसने फोन किया। पक्षी उसकी आवाज पर गिर गया, फिर अपना सिर घुमाया और लुसिंडा की ओर देखा। अराबेल, उसने उम्मीद से दोहराया। पक्षी ने सिर हिलाया और लुसिंडा को राहत मिली कि अरबेल आखिरकार उसके होश में आ गया था। लुसिंडा ने अचानक अपने सिर में अरेबेल की आवाज़ सुनी। हाँ, यह मैं हूँ, उसने जवाब दिया। क्या हो रहा है? अरेबेल ने पूछा, उसका दिमाग अभी भी धुंधली अवस्था में है। आपने अपनी दूसरी रक्त रेखा को जागृत किया है और बेरसर्क चले गए हैं। मुझे आपको वश में करना पड़ा, लुसिंडा ने समझाया। क्या? अरबेल से पूछा, अपना सिर ऊपर उठाते हुए और चारों ओर देख रहे थे। उसकी टकटकी गिरने के कारण होने वाले विनाश पर गिर गई। किसी को चोट नहीं आई क्या वहां था? अरेबेल ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंची, लुसिंडा ने उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। एक विशाल पक्षी के आकार में अरबेल के अलार्म को देखते हुए इसे मजाकिया पाया। और डैन, वह कहाँ है? क्या वह ठीक है? अरबेल ने पूछा, ये याद करते हुए कि ईदान उसके साथ था। सवाल सुनकर लुसीना ने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां सिएरा उड़ गया था। ठीक है, वह ठीक है, लुसिंडा ने कहा। वह तुम्हारी तरह भी बेरिस्क हो गया और काली चुड़ैल उसे वश में करने के लिए चली गई। ये सुनकर अरेबेल ने राहत महसूस की। लुसिंडा के विपरीत उसने सिएरा पर अधिक भरोसा किया, इसलिए जब उसे पता चला कि वह ईदान को वश में करने गई थी तो उसने तुरंत चिंता करना बंद कर दिया। तो क्या आपने फीनिक्स को चुना? लुसिंडा ने अपने अनुमान के बारे में सुनिश्चित करने के लिए कहा। हाँ, अरेबेल ने जल्द ही जवाब दिया। फिर लुसिंडा के आश्चर्य के लिए फीनिक्स आकार में सिकुड़ने लगा और जल्द ही इसके स्थान पर एक सुंदरता दिखाई दी, मलबे और गंदगी के ढेर पर बैठी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी ऊंचाई, बर्फ सफ़ेद त्वचा और काली आंखों तक पहुंच गए। फिर से नहीं, लुसिंडा ने अरेबेल का हताश रोना सुना। मेरे कपड़े फिर से नष्ट हो गए हैं। तभी लुसिंडा ने देखा कि अरेबेल नग्न था। क्या आपको कपड़े चाहिए? लुसिंडा ने पूछा। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे साथ एक है, लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, अरबेल ने जवाब दिया। कपड़े का एक अतिरिक्त सेट बाहर निकालना और बदलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि सिएरा भी समाप्त हो गया है, अरबेल ने लुसिंडा को ये कहते हुए सुना कि उसने कपड़े बदलना समाप्त कर दिया है। क्या हम चले जाएंगे? लुसिंडा ने पूछा। अगर केवल आप मुझे एक सवारी देंगे, अरेबेल ने कहा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। वह जानती थी कि वह मानव रूप में तब तक नहीं उड़ सकती जब तक कि उसने अपना सच्चा फीनिक्स रूप नहीं ग्रहण किया या अपने पंख नहीं फैलाए। हालांकि ऐसा करने से वह अपने कपड़ों को फिर से नष्ट कर देगी, और अगर वह फिर से मानव रूप लेती है तो वह फिर से नग्न हो जाएगी। लुसिंडा के लिए यह मुश्किल नहीं था। अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अरबेल उठाया और ईदान और सिएरा की ओर बढ़ते हुए आकाश में चढ़ गई। क्या आप कह रहे हैं कि जब हम एकांत से बाहर आए तो ईदान और मैंने लड़ना शुरू कर दिया? अरबेल ने पूछा। जब उसने जो हुआ उसका विवरण सीखा तो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। हाँ, यही कारण है कि हमने आपको एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लुसिंडा ने पुष्टि की। धन्यवाद, अरेबेल ने कहा। धन्यवाद लुसिंडा, मुझे रोकने के लिए चीज़ों को बहुत गंभीर होने से पहले। आपका स्वागत है, लुसिंडा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरबेल के शब्दों से प्रसन्न। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ईदान और सिएरा थे, उन्होंने एक विशाल गड्ढा देखा। दोनों ने तुरंत महसूस किया कि यहाँ एक लड़ाई हुई थी, जैसे उनके स्थान पर। फिर उनका ध्यान 2.5 मीटर लंबे प्राणी द्वारा किसी प्रकार की चमक का उत्सर्जन करने वाले 2.5 मीटर ऊंचे प्राणी द्वारा आकर्षित किया गया था। जब वे नीचे पहुंचे तो वे जम गए, ईदान की नई उपस्थिति पर चकित। लुसिंडा उसे देखकर क्षण भर भूल गया कि कैसे सांस लेना है। वह प्रकाश के तत्व की तीव्रता से मारा गया था जो उसे हिट करने के लिए लग रहा था। अरबेल पहली बार ईदान को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल महसूस हुई और वह उसे नापसंद करने लगी। उसने जल्दी से खुद को एक साथ खींच लिया और अपना सिर हिलाते हुए महसूस किया कि उसकी नई रक्त रेखा उसकी पहली तरह उसे प्रभावित करने लगी थी। यदि उसकी पहली रक्त रेखा ईदान की पहली रक्त रेखा से आने वाली गर्मी से शांत हो गई और उसके पास पहुंची, तो दूसरी रक्त रेखा पूरी तरह से विपरीत थी। उसकी दूसरी ब्लडलाइन ने ईदान की दूसरी ब्लडलाइन को खारिज कर दिया। उस समय ईदान इसी तरह की भावनाओं का अनुभव कर रहा था। उनकी नई रक्त रेखा को अस्वीकार करने और अरबेल की नई रक्त रेखा से नफरत करने के लिए लग रहा था। अध्याय 336। तो ईदान, आपने कौन सी दौड़ चुनी? ईदान और अरबेल एक दूसरे को देखने के बाद पूर्व के साथ प्राप्त अनुभव के लिए अपने नए रक्त रेखाओं के प्रभाव को रोकने में सक्षम थे। वे एक दूसरे पर मुस्कुराए। कुछ गलत है,
सिएरा ने अपने अजीब व्यवहार को देखते हुए पूछा। नहीं, ये ठीक है, उन्होंने एक ही समय में जवाब दिया। तो छोटी बहन, आपने कौन सी ब्लड लाइन चुनी? सिएरा ने ब्याज के साथ पूछा। अरबेल की उपस्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। अरबेल ने जवाब देने से पहले ईदान पर नजर डाली, सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही अनुमान लगाया है। हालांकि जब उसने उसका दिलचस्प लुक देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पहचाना नहीं था। फीनिक्स, डार्क फीनिक्स, अरेबेल ने कबूल किया, जिससे सिएरा और ईदान आश्चर्यचकित हो गए। हा, महान विकल्प, छोटी बहन, सिएरा हंसी। भले ही अरबेल ने अपनी दूसरी रक्त रेखा को जागृत किया था, वाल्कीरी से अलग, अरबेल खुश था कि सिएरा ने अपनी छोटी बहन को फोन करना जारी रखा। और तुम, ईदान, आपने किस ब्लड लाइन को चुना? सिएरा ने ईदान की ओर मुड़ते हुए पूछा। अरबेल ने सिएरा को आश्चर्य से देखा। बहन, क्या आपने इसे नहीं पहचाना? उसने सिएरा से पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, सिएरा ने अपना सिर हिलाया। वह किंवदंतियों से एक परी की तरह दिखता है, लेकिन उन्हीं किंवदंतियों में स्वर्गदूतों के सिर पर एक प्रभामंडल होता है और उसके पास एक नहीं है। ईदान ने सिएरा के सुझाव पर मुस्कुराते हुए महसूस किया कि न तो अरबेल और न ही सिएरा अनुमान लगा पाए थे कि उन्होंने कौन सी दौड़ चुनी थी। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए जो अरबेल के साथ दिखाई दिया था अचानक बोला और अब तक चुप रहा। सेराफिम, क्या आपने प्रकाश का सेराफिम चुना है? लुसिंडा के उत्तेजित प्रश्न को सुनने के बाद अरबेल और सिएरा ने आखिरकार उस पर ध्यान दिया और जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं किया। लुसिंडा की आंखें चमक रही थीं और वह ईदान को काल्पनिक रूप से देख रही थी, प्रार्थना मुद्रा में अपने हाथों को पकड़े हुए पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं, ईदान ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अपना सिर हिलाते हुए। मैंने जो दौड़ चुनी वह सेराफिम नहीं है। नहीं, लुसिंडा उसके शब्दों को सुनकर हैरान रह गई और उसकी भौहें फुर गईं। बम, उसके सिर पर तुरंत वार किया गया। आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक विच? लुसिंडा ने कहा, जब उसने देखा कि उसे किसने चाकू मारा है। आप क्या कर रहे हैं, आप उज्ज्वल मूर्ख हैं। सिएरा ने उसे फटकारते हुए उसका विरोध किया। क्या आप समझते हैं कि सेराफिम कौन है और आपने सोचा कि ईदान ने उन्हें अपनी दौड़ के रूप में चुना है? क्या आप पागल हैं? सिएरा के शब्दों को सुनने के बाद लुसिंडा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन क्या वह उनके जैसा नहीं दिखता है? उसने सिएरा की ओर मुड़ते हुए पूछा। वह थोड़ा ऐसा दिखता है, लेकिन वह निश्चित रूप से सेराफ नहीं है। आखिरकार सेराफिम एक अलग दौड़ नहीं है, बल्कि एक शीर्षक है। सिएरा ने जवाब दिया, रहस्यमय सेराफिम में ईदान और अरबेल की रुचि जगाते हुए कि ये दो वाल्कीरी बात कर रहे थे। और ये सेराफिम कौन है? अरबेल ने पूछने का मौका नहीं गंवाया, सवाल पूछने का मौका नहीं गंवाया। सिएरा ने लुसिंडा को देखते हुए नाराजगी के साथ कहा। उसकी टकटकी को देखकर लुसिंडा थोड़ा चिल्लाया और सहज रूप से अपने गधे को कवर किया। उसे अभी भी आखिरी सजा याद थी, स्पैंकिंग सिएरा ने उसे दिया था। मुझे खेद है, छोटी बहन, और आप, ईदान, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि सेराफिम परिणाम के बिना कौन है। कम से कम जब तक आप उच्चतम दायरे तक नहीं पहुंच जाते और ब्लडलाइन डोमेन तक पहुंच प्राप्त नहीं करते। सिएरा ने माफी मांगी। यहां तक कि एक लाइट फूल भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता है, और यह केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास वाल्कीरी ब्लडलाइन डोमेन तक पहुंच है। ये देखकर कि ईदान और अरबेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, सिएरा ने आह भरी। ये जीव जुनोनिया की दुनिया से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह आपके लिए और भी खतरनाक होगा, ईदान और मेरी छोटी बहन, उनके बारे में पता लगाने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। यहाँ तक कि हम, इस दुनिया के निवासियों, उन लोगों के लिए उनका उल्लेख करने के लिए मना किया जाता है जो ब्लडलाइन डोमेन से संबंधित नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे, सिएरा ने कहा, और उसके बाद ही ईदान और अरबेल ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए समझौते में सिर हिलाया। थोड़ा हर्षित माहौल लुसिंडा के विचारहीन सवाल से बर्बाद हो गया था। तो ईदान, आपने कौन सी दौड़ चुनी? जेमिनी की आवाज अचानक बाहर निकल गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं से बाहर, उसकी बाहों में छोटी रिजी पकड़े हुए। रिजी, अबारेल ने बच्चे को देखा और तुरंत जेमिनी के पास पहुंची। रिजी, एक नए रूप में अरबेल को देखकर उसे नहीं पहचाना और बहुत डर गया, रोना शुरू कर दिया। चलो बेबी, रो मत, यह मैं हूं, अरबेल ने धीरे से कहा, उसे अपनी उंगली पकड़ते हुए। अचानक रिजी का रोना बंद हो गया जब उसने एक परिचित खुशबू पकड़ी। उसने जल्दी से अरबेल की उंगली पकड़ ली और उसे सूंघना शुरू कर दिया। उसकी नाक सामान्य से अधिक सक्रिय रूप से फड़क गई, जैसे कि उसे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भोजन की गंध आ रही हो। रिजी की लाल आंखें चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अरबेल की उंगली काट ली और उसका खून पीना शुरू कर दिया। जेमिनी, जो बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रही थी, मुस्कुराए और ध्यान से उसे अरेबल को सौंप दिया और फिर उसका ध्यान ईदान की ओर मोड़ दिया। ईदान ने अपने लुक को नोटिस करते हुए अब सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की और कबूल करने का फैसला किया। मैंने जो दौड़ चुनी है उसे लुमियार कहा जाता है।
तो ये सब के बाद लूमिया है। जेमिनी ने कहा कि जब उसने सुना तो ईदान ने जिस दौड़ को चुना था उसका नाम सुना। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? सिएरा ने जेमिनी के शब्दों को पकड़ते हुए पूछा। मैंने लुमियार दौड़ के बारे में सुना है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब तक मुझे उनके बारे में पता चला तब तक वह दौड़ अब जूनोनिया में मौजूद नहीं थी, जेमिनी ने जवाब दिया, फिर से ईदान पर नज़र रखते हुए। तो ईदान, आप शायद इस दुनिया में एकमात्र प्राणी हैं जिनके पास ल्यूमिया ब्लडलाइन है। जेमिनी के शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन सबसे बढ़कर ईदान खुद। जेमिनी के शब्दों से विचार में खो गया। उसने देखा कि उपस्थित हर कोई उसे जानबूझकर घूर रहा था। क्या? उसने पूछा, यह नहीं समझना कि क्या हो रहा है। दान, कुछ डाल दो, उन्होंने अचानक एक मानसिक संबंध के माध्यम से अरबेल को कहते हुए सुना। और तभी उसने नोटिस किया कि वह 4 सुंदरियों के सामने पूरी तरह से नग्न बैठा था। उसने जल्दी से कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और इसके साथ खुद को कवर किया। ईदान शपथ ले सकता था कि उसने अपने कृत्य के तुरंत बाद निराशा की 4 आहें सुनी। जेमिनी की मदद से हर कोई जल्द ही मंदिर लौट आया। मेलिका और यूलालिया ने वास्तविक रुचि के साथ ईदान और अरबेल के नए परिवार के पेड़ का पता लगाना शुरू कर दिया, ध्यान से उनके बाहरी परिवर्तनों का अध्ययन किया। आह अरेबेल, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हो, मेलिका ने अपने शिष्य को संबोधित करते हुए गर्मजोशी से कहा। क्या वह गहरे रंगों में बहुत अच्छी नहीं लगती? सिएरा ने कहा, मेलिका की प्रशंसा से सहमत। सिएरा अरबेल के नए रूप से बहुत खुश लग रहा था, विशेष रूप से अंधेरे के तत्व से उसकी निकटता। और आप, ईदान, पहले से भी अधिक सुंदर हो गए हैं। और बड़ा, मेलिका की टकटकी ईदान के शरीर पर एक पल के लिए बनी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे सिएरा की तरह जब वह पहली बार उससे मिली थी। हालांकि उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। हाँ, वह सिर्फ बहुत खूबसूरत है। यह अफसोस की बात है कि हमारी छोटी बहन पहले ही उसे पकड़ने में कामयाब रही, अन्यथा मैंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के चुरा लिया होता। लुसिंडा ने अचानक अपनी राय नहीं छिपाई। उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी हुई थीं, ईदान पर तय की गई थीं। दूसरों को अनदेखा करते हुए लुसिंडा ने ईदान से अपनी आंखें हटाए बिना जारी रखा। ईदान, अगर चीजें हमारी छोटी बहन के साथ काम नहीं करती हैं या वह आपको छोड़ देती है, तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, लुसिंडा ने कहा। उसी क्षण सभी ने देखा कि कैसे अरेबेल की दाहिनी आंख, साथ ही साथ उसके काले बालों का हिस्सा, पागलपन की ऊर्जा का रंग बदल गया। अध्याय 337। इतनी सारी चीजें। इससे पहले कि अरबेल लुसिंडा के घुड़सवार व्यवहार और बयानों पर अपना आक्रोश व्यक्त कर सके, वह और ईदान सिस्टम की एक अधिसूचना से विचलित हो गए थे। ईदान के सामने निम्नलिखित अधिसूचना दिखाई दी। डिंग, मेजबान, दूसरी ब्लडलाइन, ल्यूमियार ब्लडलाइन प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, लुमियर रक्त रेखा के अधिग्रहण के कारण जादू के मार्ग से संबंधित कुछ क्षमताओं और कौशल को समायोजित किया गया है। डिंग, नई रक्त रेखा के साथ सिंक्रोनाइजेशन वर्तमान में 50% के निशान से अधिक है। डिंग, कार्य पूरी तरह से अपनी नई रक्त रेखा में महारत हासिल करें, दिया गया है। कार्य को पूरा करने का इनाम प्रकाश आत्मा रूप प्राप्त करने का मौका है। अरबेल का एक समान संदेश था। डिंग, मेजबान, दूसरी ब्लडलाइन, डार्क फीनिक्स ब्लडलाइन प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, डार्क फीनिक्स रक्त रेखा के अधिग्रहण के कारण जादू के मार्ग से संबंधित कुछ क्षमताओं और कौशल को समायोजित किया गया है। डिंग, नई रक्त रेखा के साथ सिंक्रोनाइजेशन वर्तमान में 50% के निशान से अधिक है। डिंग, कार्य पूरी तरह से अपनी नई रक्त रेखा में महारत हासिल करें, दिया गया है। खोज को पूरा करने के लिए इनाम डार्क स्पिरिट फॉर्म प्राप्त करने का मौका है। सिस्टम से बधाई और उनके जादू के तरीके के बारे में परिवर्तनों के बारे में जानकारी ईदान और अरबेल के लिए एक आश्चर्य के रूप में नहीं आई। वे पहले से ही अपने पिछले अनुभवों के आधार पर इस तरह की उम्मीद कर चुके थे। हालांकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि सिस्टम तुरंत उन्हें एक नया कार्य प्रदान करेगा, जिसके लिए इनाम एक और आत्मा रूप प्राप्त करने का मौका होगा। ईदान और अरबेल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उनके सामने क्या देख रहे थे। क्या यह एक मजाक है? दूसरी आत्मा रूप, ईदान ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से कहा। यह बस बेतुका है, अरब ने ईदान से सहमत होकर कहा। अन्य लोगों ने तुरंत ईदान और अरबेल में अचानक बदलाव देखा। उनमें से कुछ ने लंबे समय से जोड़े की इस विषमता को देखा है, लेकिन ये जानते हुए कि उनका अपना रहस्य था, उन्होंने इसका पता लगाने की कोशिश नहीं की। और अब ये देखते हुए कि दोनों जमे हुए लग रहे थे, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ इंतजार करने के लिए। सदमे से उबरते हुए अरबेल और ईदान ने अपनी स्थिति खोली और परिवर्तनों पर ध्यान दिया। तारांकन स्थिति, तारांकन, नाम अरबेल मॉर्गन, लिंग महिला,
आयु 18 वर्ष। दौर मानव पार्टनर ईदान फीन मंगेतर प्यार 75%। खेती का मार्ग सिस्टम होस्ट प्रणाली सुप्रीम पत्नी प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज। सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य जोड़ अद्वितीय फीचर 1 शीर्षक सुप्रीम आंशिक रूप से सील। अनुपलब्ध आवश्यक योग्यता अद्वितीय फीचर 2 पेड सिस्टम आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 50%। स्वैप भूत आंकड़े अंडरस्को मुख्य आंकड़े स्तर 30 प्लेटिनम रैंक शक्ति 311 ग्रेटर दैन 411 स्टेमिना 287 ग्रेटर दैन 379 डेक्सटेरिटी 323 ग्रेटर दैन 433 बुद्धिमान 284 ग्रेटर दैन 387 मना 345 ग्रेटर दैन 439 औसत 310 ग्रेटर दैन 410 अतिरिक्त आंकड़े पागल ऊर्जा 613 क्षमता मानसिक संबंध जोड़ मानसिक संबंध ईदान फीन खाना पकाने KLVL 2 कटिंग लल 2 पहचान की आंख बुनियादी स्तर सम्मन करना सुमोनिंग अवतार व्यापार जोड़ 2814 SP ब्लडलाइन जोड़ ग्रेटर दैन मानव मुख्य गोल्डन रैंक ग्रेटर दैन स्लॉट 1 आइस वैल्करी एक्सियुलरी सुनहरा रैंक जोड़ ग्रेटर दैन स्लॉट 2 डार्क फीनिक्स आलियासिक प्लेटिनम रैंक ग्रेटर दैन स्लॉट 3 अनुपलब्ध कीमिया जोड़ ग्रेटर दैन रक्तसार अमृत सरलीकृत जोड़ 20 टैमिंग जोड़ अनुबंधित जानवर ग्रेटर दैन 1 स्टार परफेक्ट डोपेलगैंगर ग्रेटर दैन 2 स्टार वाटर वाल्किरी तारांकन स्थिति तारांकन नाम ईदान फीन लिंग पुरुष आयु 19 वर्ष की आयु दौर मानव पार्टनर अरेबल मॉर्गन मंगेतर 75% खेती का मार्ग सिस्टम होस्ट प्रणाली सुप्रीम पति प्रणाली सुप्रीम पत्नी प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज। सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य जोड़ अद्वितीय फीचर 1 शीर्षक सुप्रीम आंशिक रूप से सील। अनुपलब्ध आवश्यक योग्यता अद्वितीय फीचर 2 पेड सिस्टम आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 50%। स्वैप भूत आंकड़े मुख्य आंकड़े स्तर 30 प्लेटिनम रैंक शक्ति 289 ग्रेटर दैन 380 स्टेमिना 291 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 384 डेक्सटेरिटी 294 ग्रेटर दैन 391 बुद्धिमान 335 ग्रेटर दैन 435 मना 420 ग्रेटर दैन 502 औसत 326 ग्रेटर दैन 418 अतिरिक्त आंकड़े पागलपन ऊर्जा 732 क्षमता मानसिक कनेक्शन जोड़ ग्रेटर दैन अरबेल मॉर्गन कटिंग लल 2 खाना पकाने KLVL 2 पहचान की आंख बुनियादी स्तर सम्मन करना सुमोनिंग अवतार व्यापार जोड़ 2814 SP ब्लडलाइन जोड़ ग्रेटर दैन मानव मुख्य गोल्डन रैंक ग्रेटर दैन स्लॉट 1 अल्फा आग आक्वासिक सुनहरी रैंक जोड़ ग्रेटर दैन स्लॉट 2 लुमियार आक्वासिकी प्लेटिनम रैंक ग्रेटर दैन स्लॉट 3 अनुपलब्ध कीमिया जोड़ ग्रेटर दैन रक्तसार अमृत सरलीकृत जोड़ 20 टैमिंग जोड़ अनुबंधित जानवर ग्रेटर दैन 1 स्टार परफेक्ट डोपेलगैंगर ग्रेटर दैन 2 सितारा पिशाच छिपे हुए वे दोनों अभी भी परिवर्तन की स्थिति में थे और उनकी स्थिति न केवल सामान्य आंकड़े और स्तर प्रदर्शित करती थी बल्कि उनके रक्त रेखाओं के रैंक और पैरामीटर भी प्रदर्शित करती थी जो कोष्ठक में इंगित की गई थी। ईदान ने टिप्पणी की क्या परिवर्तन के दौरान पागलपन की ऊर्जा नहीं बदलती है। उनकी स्थिति में एक और बदलाव ब्लडलाइंस सुविधा में दूसरे स्लॉट की उपस्थिति थी। इस स्लॉट ने ब्लडलाइन और इसकी रैंक का नाम प्रदर्शित किया। अपनी स्थिति की जांच करने के बाद ईदान और अरबेल ने अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ दिया। अरबेल इस बिंदु से शांत हो गया था लेकिन वह अभी भी लुसिंडा में चकाचौंध में मदद नहीं कर सकी। महिला ने जवाब में उसकी ओर देखा। हम्फ नाराजगी के साथ बर्बर अरब। जब हर कोई अपनी नई रक्त रेखाओं को सीखने से संतुष्ट था तो ईदान और अरबेल ने अपने परिवर्तनों को उलट दिया, अपनी वास्तविक उपस्थिति पर लौट आए। हमें जितनी जल्दी हो सके कपड़ों के साथ समस्या को हल करने की आवश्यकता है, ईदान ने कहा कि जब उनकी ऊंचाई सामान्य आकार में लौटी और वह पट्टी को चालू रखने में सक्षम था। अरबेल उसके शब्दों को सुनकर सहमति में सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि परिवर्तन के बाद हर बार उसके कपड़े नष्ट हो जाएं और फिर वह रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नग्न रहेगी। ठीक है, ये पूरी तरह से हल करने योग्य समस्या है, मिलिका ने ईदान के शब्दों को सुनने के बाद अपने छात्रों से कहा। उच्च क्षेत्र से अधिकांश दौड़ जो मानव रूप पर ले जा सकती हैं, कपड़े बनाने की अनूठी क्षमता रखती है।
डार्क फीनिक्स और लुमियार की रक्त रेखाएं उच्चतम दायरे से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें परिवर्तन के दौरान अपने लिए कपड़े बनाने में सक्षम होना चाहिए, उसने कहा। इन शब्दों को सुनकर ईदान और अरबेल की आंखें चमक उठीं। अगर मास्टर सही है तो उनके पास वास्तव में वह क्षमता होनी चाहिए। हमें बस उसे खोजने और अभ्यास करने की जरूरत है, अरबेल ने ईदान के लिए एक मानसिक लिंक के माध्यम से कहा। मैं सहमत हूँ, ईदान ने जवाब दिया। अरबेल से सहमत हुए और कपड़े बदलना शुरू कर दिया। रिजी को अपने स्टार में वापस लौटने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ईदान और अरबेल को याद आया कि उन्होंने यहाँ आने से पहले जो खरीदा था उसे वापस नहीं दिया था। खांसी, आत्मा रूप और दूसरी रक्त रेखा के अधिग्रहण से संबंधित सभी घटनाओं के कारण हम लगभग भूल गए कि हम अपनी दुनिया से उपहार लाए हैं, अरबेल ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। वास्तव में यूलालिया अरबेल के शब्दों को सुनकर सबसे ज्यादा खुश था। बेशक ये सच है, अरबेल ने जवाब दिया और उन सभी चीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया जो उसने एक एक करके खरीदी थीं। जब उसने उन्हें दिखाया तो अन्य पूरी तरह से विस्मय में थे, कई अद्भुत और पहले अनदेखी वस्तुओं को देख रहे थे। तो इतना, यूलालिया से आश्चर्य में पूछा। उन्होंने कहा, यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हम वर्तमान में पूंजी से बहुत दूर हैं और सभी उत्पाद खरीद के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस समय हम इतना ही हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जैसे ही हम राजधानी लौटेंगे हम और भी अधिक खरीद लेंगे, अरबेल ने जवाब दिया। इतनी सारी चीजें, क्या वे महंगे नहीं हैं? मिलिका मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पूछ सकती थी, ये देखते हुए कि ईदान और अरबेल कितनी चीजें लाई थीं। मास्टर, आप जानते हैं कि हमारी दुनिया हाल तक एक नश्वर दुनिया थी। मनुष्यों और जंगली जानवरों के अलावा हमारी दुनिया में कोई अन्य जातियां नहीं थीं। अब आप जो कुछ भी देखते हैं वह आम लोगों द्वारा बनाया गया था और ऋण के लिए बेचा जा रहा है। ईदान और मैं इस दुनिया से चीजें बेचकर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वापसी और हमारे द्वारा शिकार किए गए जानवरों के शवों की बिक्री के बाद हमने इतने सारे क्रेडिट अर्जित किए कि हमारी दुनिया में हम दोनों को अमीर माना जा सकता है, अरबेल ने हंसते हुए कहा। वाह! हर कोई आश्चर्यचकित था और उत्सुकता से दूसरी दुनिया से चीजों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। किसी को भी उदासीन नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि जेमिनी भी उन्हें बहुत रुचि के साथ देख रही थी। ईदान सब कुछ अरब पर छोड़कर एक तरफ कदम रखा और अपनी ताकत और अरबेल की ताकत का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ एक और दुनिया से जागृत लोगों को बचाने के लिए सिस्टम के मिशन को पूरा करने में सफलता की संभावना। कार्य के टाइमर पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक दिन से थोड़ा अधिक बचा था और दूसरी दुनिया में 3 दिनों से थोड़ा अधिक समय था। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो उपहार, पावर स्टोन और गोल्डन टिकट देते हैं। आपका समर्थन मुझे प्रेरित रहने और पुस्तक पर काम करना जारी रखने की अनुमति देता है। अध्याय 338, ये हमारे लिए छोड़ने का समय है। बेले, ईदान अरबेल ने फोन किया। उन्होंने उसे कुछ समय और अपनी दुनिया से वस्तुओं को मास्टर और दूसरों को समझाने और दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि जैसा कि अरबेल ने अपनी प्रतिक्रियाओं का आनंद लेते हुए अपनी दुनिया से चीजों को बहुत उत्साह के साथ दिखाया। क्या? अरबेल ने पूछा, क्षण भर के एक और चीज के प्रदर्शनों से विचलित, जब उसने ईदान की आवाज सुनी। ये हमारे लिए छोड़ने का समय है, ईदान ने स्पष्ट रूप से कहा। पहले से ही उसका मुंह तुरंत गिर गया और उसके चेहरे पर जो मुस्कान खेल रही थी वह गायब हो गई। हाँ, अगर हम अपहृत लोगों को बचाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए छोड़ने का समय है, ईदान ने कहा। ठीक है, अरबेल सहमत हो गया, उसके सामने चीजों के ढेर को देखते हुए। वह समझ गई कि लोगों का जीवन उनके सामने इन सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप पहले से ही जा रहे हैं? मिलिका ने पूछा, दंपति को धीरे से फुसफुसाते हुए देखा। हाँ मास्टर, यह अब समय आ गया है और मैं छोड़ दूं, ईदान ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपने पहले ही निर्णय ले लिया है, मिलिका से पूछा, अपने छोटे छात्रों के पास आ रहा है। ईदान और अरब ने एक त्वरित नज़र का आदान प्रदान किया, फिर मिलिका की ओर रुख किया और सिर हिलाया। उनके आत्मविश्वास और दृढ़ टकटकी को देखकर मिलिका ने धीरे से आह भरी। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अगली बार तक इंतजार करूंगा। बस सावधान रहें और सुरक्षित और स्वस्थ वापस आएं। याद रखें कि यहाँ आपका हमेशा स्वागत है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वापस आएं। इन शब्दों के साथ मिलिका ने अपने छोटे छात्रों को गले लगाया। धन्यवाद मास्टर, उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और बदले में उसे कसकर गले लगाया। तो क्या आप तुरंत किसी अन्य दुनिया में टेलीपोर्ट कर रहे हैं या आप पहले अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर रहे हैं? सिएरा ने पूछा, मिलिका के बाद जोड़े तक। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम अपनी दुनिया में लौटते हैं तो हमें अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता को फिर से हासिल करने में पूरा दिन लगेगा, और हमारी दुनिया से किसी अन्य पार्टी द्वारा खोले गए पोर्टल का उपयोग करना जोखिम भरा है। हम नहीं जानते कि वे दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहे हैं या नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे सुरक्षित विकल्प ये होगा कि यहाँ से दूसरी दुनिया में तुरंत टेलीपोर्ट करें।
जबकि हम चारों ओर देखते हैं और स्थिति का अध्ययन करते हैं, टेलीपोर्टेशन क्षमता के पास समय सीमा से पहले ठीक होने का समय होगा और हमारे पास बीमा होगा। ईदान ने अपनी प्रारंभिक योजना की घोषणा की। सिएरा ईदान की योजना को सुनने के बाद सिर हिलाया, इसे स्वीकार्य के रूप में पहचाने। ईडन, इसे अपने साथ ले लो, सिएरा ने कहा, उसे एक काले रंग की चेन पर एक सुंदर काले पत्थर से सजाए गए एक छोटा सा लटकन सौंपते हुए। चूंकि आप अंधेरे और प्रकाश की एक अधूरी दुनिया में जा रहे हैं, ये लटकन आपको अंधेरे के प्राणियों से प्रकाश से अपनी निकटता को छिपाने में मदद करेगा। ओह, सच में? ईदान सुखद आश्चर्यचकित था और खुशी से लटकन को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, सिएरा। वास्तव में, इस उपहार के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा, हालांकि उनके पास पहले से ही एक मोटा विचार था कि प्रकाश के तत्व से अपनी निकटता को कैसे छिपाया जाए। हालांकि लीजेंडरी रैंक के एक प्राणी से समर्थन, जिसका मुख्य तत्व डार्कनेस है, ठीक वैसा ही था जैसा उसे अभी चाहिए था। मुझे गलत मत समझो, ईदान। मैं सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए ऐसा कर रही हूँ। अगर उसके प्यारे प्रेमी को कुछ होता है तो वह बहुत परेशान होगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, सिएरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरेबेल पर नजर गड़ाहट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहन। अरबेल अपने कृतज्ञता के शब्दों को शामिल नहीं कर सका, सिएरा की चिंता से छुआ। ठीक है, इसका उल्लेख न करें, सिएरा ने जवाब दिया। सावधान रहें, छोटी बहन, और अपने प्रेमी के साथ सुरक्षित और ध्वनि वापस आएं। और यह भी, छोटी बहन, अगर आपके पास अवसर है तो मेरे लिए अंधेरे का वही प्राणी ले लो जिसके साथ आपने एक संबंध स्थापित किया है। उद्धरण चिन्ह। सिएरा के अप्रत्याशित अनुरोध से अरबेल हैरान थे, लेकिन फिर इस प्राणी ने अंधेरे के तत्व की अपनी समझ को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि यह सिएरा जैसे प्राणी के लिए भी कितना आकर्षक था। ठीक है, अरब सहमत हो गया, सिएरा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। जैसे ही सिएरा ने बोलना समाप्त किया, लुसिंडा उनके पास आ गया। इस पूरे समय उसने अपनी आंखें ईदान पर रखीं, अरबेल को नहीं देखा, जिसने बाद वाले को परेशान किया। ईदान, लुसिंडा ने ईदान से कहा, यदि जेमिनी के शब्द सच हैं तो आप जूनोनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास यूमिया ब्लड लाइन है। इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित और स्वस्थ वापस आएं। ईदान ने लुसिंडा पर सिर हिलाया, उसे ध्यान से देख रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके प्रति उसका रवैया बहुत बदल गया था, पहले खोज के कारण कि वह उसकी तरह प्रकाश के तत्व के लिए एक आत्मीयता रखता था, और फिर उसकी दूसरी रक्त रेखा के कारण। वैसे, लुसिंडा, मैं पूछना चाहता था कि हीरो कैसे कर रहा है? ईदान ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि उपस्थित सभी लोगों में से वह हीरो के सबसे करीब थी। ये बहुत जटिल है, लुसिंडा ने धीरे से कहा। उसने अभी तक अपने नए स्व को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। और तब क्या हुआ था? एक छोटे से ठहराव के बाद, ये देखते हुए कि सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थीं, उसने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, हम गर्भावस्था के साथ समस्याओं को हल कर सकते हैं, क्योंकि यह गर्भाधान के बाद से एक सप्ताह से थोड़ा अधिक हो गया है। हालांकि इस शापित पवित्र हथियार के कारण जो भ्रूण के जीवन के साथ किसी भी हस्तक्षेप को मना करता है, हम शक्तिहीन हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या पवित्र कर्मचारी भ्रूण की रक्षा करते हैं? ईदान मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता था, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। बाकी भी हैरान थे। हाँ, लुसिंडा ने अपने शब्दों की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। ये सुनकर सभी कुछ सेकंड के लिए मौन में जम गए। हमने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमारे पास हीरो को उनके पूर्व लिंग में वापस करने का एक तरीका है, ईदान ने स्वीकार किया, जिसने लुसिंडा को बहुत आश्चर्यचकित किया। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाती और एक सवाल पूछ पाती, उसने जारी रखा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हीरो के लिंग की बहाली के बाद भ्रूण का क्या होगा, और मैं आपको तुरंत चेतावनी देना चाहता हूं कि यह मुफ्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? लुसिंडा ने उत्साह से पूछा। हाँ, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईदान ने पुष्टि की। इसलिए पहले हमें भ्रूण के मुद्दे और उसके भविष्य के भाग्य को हल करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई समस्या है, जेमिनी ने कहा। नायक को 9 महीने इंतजार करने दें, एक बच्चे को जन्म दें और उसके बाद ही अपने पूर्व लिंग को पुनः प्राप्त करें। जेमिनी की नज़र में हीरो के साथ स्थिति बस लग रही थी, और इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। उन्होंने कहा, यह हमारी तरह सरल नहीं है। नायक मानवता का प्रतिनिधि है और लोगों को भावनाओं के साथ कठिन समय है। मुझे यकीन नहीं है कि उसका मानस इस तरह के अनुभव को संभाल सकता है, लुसिंडा ने कहा। बेले और मैं भी मानव हैं, ईदान ने कहा, और यह सुनकर सिएरा पहले हंसा, दूसरों के बाद। चलो अगली बार इस पर चर्चा करते हैं, ईदान ने सुझाव दिया। फिर लुसिंडा को देखा और एक मानसिक लिंक के माध्यम से उससे बात की। लुसिंडा, आपके और मेरे बीच, हम न केवल हीरो के लिंक को वापस कर सकते हैं, बल्कि उसकी रक्त रेखा को भी बदल सकते हैं। क्या? लुसिंडा ने आश्चर्य से कहा, और जब उसके शब्दों का अर्थ उस पर आया तो उसकी आंखें चमक उठी। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, क्या तुम हो? नहीं, यह कोई मजाक नहीं है।
और जाहिर है यह मुफ्त नहीं है, एडन ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से जवाब दिया। आप किस बारे में फुसफुसा रहे हैं? अरबेल ने टिप्पणी की। इस बात से नाराज थे कि ईदान एक मानसिक लिंक के माध्यम से लुसिंडा के साथ संवाद कर रहा था। हे बैले, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, ईदान ने हंसते हुए कहा। बात है, उन्होंने लुसिंडा को जो प्रस्तावित किया था उसे छिपाने के बिना ईदान ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से अरबेल के साथ अपने विचारों को साझा किया। ईदान के आश्चर्य के लिए जब उसने उनके शब्दों को सुना तो अरबेल ने बहुत आश्चर्य नहीं किया। क्या आप इस बारे में जानते थे? ईदान पूछने का विरोध नहीं कर सका। उसे घूरते हुए, यह न केवल हम बल्कि अन्य भी व्यापार समारोह में खरीदी गई औषधि पीकर हमारी रक्त रेखाओं को बदल सकते हैं। अरबेल ने पूछा। ईदान ने कुछ संदेह के साथ अरबेल को देखा। उसकी टकटकी को देखते हुए अरबेल ने अपनी तर्जनी को अपने होठों पर डाल दिया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। गुप्त। ईदान उसके व्यवहार से और भी भ्रमित, ये समझने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब है, जबकि ईदान विचार में खो गया था। यूलिया उसके और अरबेल के पास आया था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे ईदान और अरबेल ने लंबे समय से नहीं देखा था। यूलिया के बगल में दूसरा यूलेलिया था, या बल्कि जिसका नाम ईवा था। यह एकदम सही डोपेलगैंगर था, जिसके साथ यूलेलिया ने अपने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो उपहार, पावर स्टोन और गोल्डन टिकट देते हैं। आपका समर्थन मुझे प्रेरित रहने और पुस्तक पर काम करना जारी रखने की अनुमति देता है।